वो मुंबई का एक मशहूर वकील था जिसकी बीवी पर ये इल्ज़ाम था कि वो अपने पार्लर की आड़ में गलत धंधा करती है। पुलिस को पक्के सबूत मिले थे और उस वक्त हर तरफ मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह एक ही नाम गूंज रहा था, फरियाल राजपूत। लेडीज़ पुलिस की हथकड़ी उसके हाथों में थी और मीडिया वाले उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। उसे अभी उसके पार्लर से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। वो अपना चेहरा दुपट्टे के घेरे में छुपाकर कांप रही थी। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में इस वक्त डर समाया हुआ था। कभी कभी पलकों की झालर उठाकर अपने आसपास देखने की कोशिश करती, जैसे एक उम्मीद हो कि कोई आएगा और उसे बचा कर ले जाएगा। जबकि टीवी स्क्रीन पर जमी असफंदयार खान की नज़रें उसी पर टिकी हुई थीं, खासकर उसकी नीली कांच जैसी आंखों पर, जो किसी गहरी झील की मानिंद लग रही थीं। और उन झील जैसी गहरी आंखों में समाया हुआ डर देखकर असफंदयार खान ने अपना निचला होंठ दांतों के नीचे दबाया था। हाथों की मुट्ठियां जोर से कसकर बंद की थीं। मिस फरियाल राजपूत, आप पार्लर की आड़ में लड़कियों से गलत काम करवाती हैं, क्या ये सच है? एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाते हुए सवाल किया, लेकिन वो खाली खाली निगाहों से सबको देख रही थी। आंसू उसकी पलकों पर मुश्किल से थमे थे। आपके पार्लर से लड़के और लड़कियां दोनों ही अनुचित हालत में पाए गए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? एक और सवाल आया तो फरियाल का सिर झुक गया और आंसू अब बांध तोड़कर बहने लगे। वो अब सिर झुकाए अपने आंसू छुपा रही थी, जबकि असफंदयार खान, जो कुछ देर पहले थोड़ा सा बेचैन हुआ था, उसके आंसू देखकर अब बहुत संतुष्ट अंदाज में ठुड्डी के नीचे हाथ टिकाए सामने का मंजर बड़े सुकून से देख रहा था, जैसे इन नज़ारों को देखने के अलावा उसका और कोई काम ही नहीं। असफी, असफी, अचानक जहांगीर दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ तो असफंद बेमन होकर उसकी ओर देखने लगा। तुमने न्यूज़ देखी? वो फरियाल। उसके शब्द अभी जबान पर ही थे कि उसकी नज़र टीवी स्क्रीन पर पड़ी, जहां फरियाल को अब पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था। तुम जानते हो, फरियाल को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, और उसके बावजूद भी तुम इतने सुकून से? आगे के शब्द जहांगीर के होंठों से निकल ही न सके। वो हैरान रह गया। थोड़ा धीरे बोलोगे? क्या कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है? अपने कान में उंगली डालते हुए वो नाराजगी से बोला। फरियाल को पुलिस ले जा रही है और तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो असफी? जहांगीर को बहुत हैरत हुई, जबकि असफंदयार अब अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। तो मैं क्या करूं? जो कोई जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। असफी की बेपरवाही से कही ये बात जहांगीर को झटका दे गई। ये तुम क्या कह रहे हो? फरियाल ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो मासूम है और उसकी मासूमियत की गवाही तो हर कोई दे सकता है। फिर तुम तो उसके काश कि वो मासूम होती जहांगीर। असफंदयार खान की आवाज़ अब ऊंची हो गई। लेकिन बेहतर होगा इस गलतफहमी से बाहर निकल आओ, जैसे मैं निकल आया। फ़ायदे में रहोगे वरना नुकसान ही उठाते रहोगे। असफंद ने कुर्सी की पीठ से अपना काला कोट उठाया, उसे बाजू पर डाला और वहाँ से निकलता हुआ धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर गया। ये क्या हो रहा है? असफंद और फरियाल के बीच क्या हुआ जो आज असफंद ये सब? जहांगीर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे तो लगा था ये सब सुनकर असफंद को एक झटका सा लगेगा और वो ज़मीन आसमान एक कर देगा, लेकिन फरियाल पर आँच भी नहीं आने देगा। लेकिन वो तो बड़ा सुकून से दिखाई दे रहा था, बल्कि ये कहना गलत न होगा कि वो बहुत खुश था। पापा, पापा! आमना भागती हुई हवेली के अंदर दाखिल हुई। उस वक्त हवेली में सभी लोग सन्नाटे में थे और न्यूज़ देख रहे थे। सुल्तान खान की पोती को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, और वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जिनसे सबके सिर शर्म से झुक गए थे। मोरे, वो फरी भाभी, वो पुलिस! वो रो रही थी, जबकि सबकी गुस्से से भरी निगाहें एलईडी स्क्रीन पर जमी थीं। असफंद कहाँ है? उसे फ़ोन करो। आया क्यों नहीं अभी तक? क्या उसे नहीं पता फरियाल के साथ क्या हुआ है? अभी खान दादा के शब्द जबान पर ही थे कि बहुत ही ढीले ढाले कदमों से असफंदयार खान अंदर दाखिल हुआ। सबकी सवाल भरी निगाहें उसी पर टिक गईं। असफंद, हमारी फरियाल! नादिया खानम की भीगी हुई आवाज़ सुनाई दी। असफंद ने उनकी ओर बस एक नज़र डाली। अब वो बाकी सबके बोलने का इंतजार कर रहा था। असफंद, तुम चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे? फरियाल को पुलिस पकड़ कर ले गई है और तुम उसे छुड़ाने की बजाय सीधे हवेली आ गए हो। तुम्हें तो तुरंत फरियाल के पास जाना चाहिए, पुलिस से बात करनी चाहिए, और तुम हो कि मुंह उठाए घर चले आ रहे हो। खान दादा की इस बात पर असफंद का दिमाग घूम गया। तो अगर उसे पुलिस पकड़ कर ले गई तो इसमें मैं क्या करूं? उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा। सबने हैरत से उसे देखा। असफंद, तुम भूल रहे हो फरियाल तुम्हारी बीबी है।
खानदादा ने बीबी पर जोर देते हुए कहा। आपने पूरा नाम नहीं लिया खानदादा। फरियाल राजपूत। वो बेटी है सियाल राजपूत की। एक कदम आगे बढ़ाया। वो पोती है बाबर राजपूत की। एक और कदम आगे बढ़ाया। और बेटी है सामिया खान की। फिर पलटकर सामिया खान को देखा, जिनकी आंखों में कई सवाल थे। आखिर वो कहना क्या चाहता था? खानदादा ने होंठ भींचते हुए उसे देखा। असफंदियार खान, मुझे उसके रिश्ते मत गिनाओ, क्योंकि वो सब रिश्ते अब बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब वो इस खानदान की बहू है और उसका थाने में बंद होना हम पर एक सवालिया निशान है। हमारी इज्जत और गैरत की बात है। खानदादा की गरजती आवाज़ पर सभी उनकी ओर देखने लगे। नहीं छूटे हैं वो रिश्ते खानदादा, नहीं छूटे। उस खुशफहमी से बाहर आ जाइए। इतनी मासूम नहीं है आपकी नवासी जितना आप उसे समझते हैं। असफंद के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सब सन्न रह गए। फरियाल के बारे में वो बात कर रहा था, ऐसे कैसे कर सकता था वो? खानदादा भी हैरान थे। तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? सामिया फूफी की बात पर असफंद ने तंजिया अंदाज में उनकी ओर देखा। होश में तो अब आया हूँ। आपकी बेटी ने मेरे होशो हवास छीन लिए थे, लेकिन खुदा का शुक्र है अब मैं पूरे होश में हूँ। उसका तंजिया लहजा अब भी नहीं बदला था। असफंदियार खान, तुम कहना क्या चाहते हो? बात को इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ कहो जो भी कहना चाहते हो। फरियाल तुम्हारी बीवी है और तुम उसे जेल से छुड़ाए बिना हवेली कैसे आ गए? अब की बार उसके पापा शाहनवाज खान ने ठंडे लहजे में पूछा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मामला इतना बिगड़ क्यों गया, क्योंकि वो इसी लायक है। असफंद के लहजे में नफरत और तंज घुला हुआ था। मेरी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज मत कहो असफंद। उसकी मासूमियत की गवाह मैं हूँ। सामिया फूफी ने रोते हुए मजबूत लहजे में कहा तो असफंद ने सिर झटक दिया। माँ को अपनी हर औलाद ही मासूम लगती है, चाहे वो अंदर से शैतान ही क्यों ना हो। असफी, नादिया खान ने दुख से अपने बेटे को पुकारा। मोरे प्लीज़, मुझे इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करनी। बहुत थक गया हूँ। फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। वो अपना कोट कंधे के पीछे डालते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। खानदादा कुछ कहते कि शाहनवाज खान ने आगे बढ़कर उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। जाने दीजिए उसे, मैं खुद फरियाल को बाहर निकलवाने का इंतजाम करता हूँ, आप फिक्र न करें। अपने बाप के ये शब्द सुनते ही वो एक पल को थम सा गया, लेकिन अगले ही पल वो सिर झटकता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लाइट ऑन की तो सामने ही सुनहरा साफ सुथरा पड़ा बिस्तर उसका मुंह चिढ़ा रहा था। असफी, आप कभी मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? कभी नहीं। वो उसके हाथों की बैग पर अपने होठों से प्यार देता हुआ मदहोश अंदाज में बोला था। वादा करें मुझसे। वो अपनी हथेली आगे बढ़ा गई थी, जिसे कुछ सोचते हुए असफंद ने थाम लिया था, तो वो खुश होती हुई उससे लिपट गई थी, जब असफंद ने भी उसे दिल से गले लगाया था। लेकिन आज वो वहाँ नहीं थी। कमरा खाली था और वो खुद ही तो ये सब कुछ चाहता था। फिर बुरा क्यों लग रहा था? उसने कोट एक तरफ फेंकते हुए बिस्तर पर बैठते ही दोनों हाथों में अपना सिर झुका लिया। पापा उसे निकलवा लेंगे, वो जैसे खुद को तसल्ली दे रहा था। गहरी सांस भरते हुए वो बाथरूम की तरफ गया और शावर लेने लगा। फरियाल राजपूत इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे थी। दीवार से पीठ टिकाए बैठी वो आंखों में आंसू लिए सारे हालात और कुछ देर पहले गुजरे हादसों को समझने की कोशिश कर रही थी। 19 साल की मासूम फरियाल एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गई थी। आंसू लगातार आंखों से बह रहे थे। दिल गम से फटने को था, लेकिन वो चीख पुकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। एक गहरी खामोशी थी जो उस पर छा गई थी। चाह कर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कर भी क्या सकती थी? वो बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी थी, और जिस तरह मीडिया ने उसके गुनाह को छाला था, वो और भी ज़्यादा टूट चुकी थी। ए लड़की, तुम्हारी मुलाकात आई है, उसे एक लेडी कांस्टेबल ने कड़क लहजे में आकर बताया। फरियाल अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। सलाखों के पास जाते हुए वो उस औरत को देख रही थी जो अबाया पहनकर आई थी और जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। निगत फूफी। फरियाल ने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया था। उन्होंने होंठ भींचकर उसे घूरा। यहाँ मेरा नाम मत लो और मेरी बात ध्यान से सुनो फरियाल। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये सब पहले से तय था। तुम्हारे शौहर ने ये सब कुछ किया है तुम्हें फंसाने के लिए। निगहत ने सरगोशी में नफरत और तिरस्कार से कहा तो फरियाल के माथे पर बल पड़ गए। वो ऐसा नहीं कर सकते निगहत फूफी। वहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे शौहर के कहने पर हो रहा था। निगहत फूफी ने उसकी बात काट दी, जबकि फरियाल के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। मत मानो, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने दो, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। और हाँ, वो जाते जाते पलटी।
इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, न तुम्हारे लिए न तुम्हारे अपनों के लिए, क्योंकि तुम्हारे शौहर की दुश्मनी सिर्फ तुमसे है और जो कुछ भी उसने किया वो तुम्हें फंसाने के लिए किया है। इसलिए निगहत फूफी का नाम बदनाम करने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। पहले से समझा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ गलती नहीं करोगी। वो गुस्से से भरे दबे लहजे में कहती वहाँ से जाने लगी। क्या मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगी? फरियाल की आंखों में एक उम्मीद की किरण थी और वो एक उम्मीद भरा सवाल निगहत से पूछ बैठी थी। फरियाल के सवाल पर निगहत ने एक तीखी मुस्कान दी, लेकिन नकाब की वजह से उनका चेहरा नजर नहीं आया। तुम्हारा वो एडवोकेट शौहर किस दिन के लिए है? वो निकालेगा ना तुम्हें यहाँ से, जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, तो निकालने की जिम्मेदारी भी वही निभाएगा। वैसे भी तुम्हें बड़ा यकीन है ना उस पर, तो उस यकीन की डोर को थामे बैठी रहो यहीं। वो नफरत से बोली थी और फिर वो रुकी नहीं। उनके जाने के बाद भी फरियाल वहीं खड़ी रही। उसे निगहत फूफी पर पूरा भरोसा था कि कोई और उसकी मदद करे न करे वो जरूर करेंगी। उसने एक हिचकी ली और सलाखों के साथ पीठ टिका ली। आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। पापा, आप ही आ जाइए अपनी बेटी को बचाने के लिए। दादा जान, प्लीज़ कोई तो आए, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ कोई तो आ जाओ, मुझे यहाँ से निकाल लो। वो जेल को देखते हुए सिसकती जा रही थी। दिल ही दिल में सबको मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन नहीं पुकारा था तो अपने शौहर को नहीं पुकारा था। कहाँ जा रहे हो? बाबा राजपूत ने सियाल राजपूत को जल्दी में कहीं जाते देखा तो पूछ लिया। बाबा साईं, आप अच्छे से जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी बेटी जेल में है। वो तुम्हारी बेटी नहीं, अब खान हवेली वालों की बहू है। हमारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं। बाबा राजपूत गुस्से से बोले। सियाल राजपूत ने सिर झटकते हुए उन्हें देखा। अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी इस वक्त जेल में न होती, वो उसे अब तक छुड़ा चुके होते। बाबा राजपूत ने अपने बेटे की तरफ कदम बढ़ाए। हाँ, और उसे वहाँ पहुँचाने वाले भी वही हैं। उनकी बात पर सियाल राजपूत की आंखों में जैसे आग भर आई। आपका मतलब है अगर मेरी बेटी जेल में है तो उसकी वजह खान हवेली वाले हैं? बेटे की बात सुनते ही बाबा राजपूत ने दांत पर दांत भींच लिए। फिलहाल तो कहीं नहीं जाओगे सियाल राजपूत, अभी तेल देखो और तेल की धार देखो। पहले देखो खान हवेली वाले फरियाल को छुड़ाने की कोशिश करते हैं या नहीं। थोड़ा वक्त गुजरने दो, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या फैसला करना है। लेकिन बाबा, आप जानते हैं ना फरियाल कितनी डरपोक है, कितनी नाजुक सी है मेरी बेटी। अगर उसे कुछ हो गया तो? उनके लहजे में अपनी बेटी के लिए प्यार और चिंता साफ झलक रही थी। अगर वो इतनी डरपोक होती ना तो आज जेल में न होती, सारा इल्ज़ाम उसी पर न लगता। वो चुपचाप खुद को कानून के हवाले न करती, बल्कि जिसने गुनाह किया है उसका नाम बता देती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब वो खुद वहाँ जाना चाहती थी। उसे थोड़ी देर वहीं रहने दो ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। वो फरियाल राजपूत के दादा थे, लेकिन उसके मामले में हमेशा ही सख्त रवैया रखते आए थे। हाँ, जो कुछ पहले हुआ था उसके बाद फरियाल राजपूत के लिए उनका बर्ताव ऐसा हो गया था जैसे वो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। जब उनकी पोती ने खान हवेली के बेटे से कोर्ट मैरिज कर ली, और करती भी कैसे नहीं, उस शख्स ने फरियाल को अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि वो उसकी हर बात मानती चली गई। लेकिन उसकी बात मानने के बाद वो अपने दादाजी के दिल से उतर गई थी। अब जब सियाल राजपूत उसे बचाने के लिए इतने बेताब हो रहे थे तो बाबर राजपूत ने सवाल किया, उसका वो एडवोकेट शौहर कहाँ है? वो क्यों नहीं उसे बचा रहा? बाबर राजपूत की बात पर सियाल राजपूत भी हैरानी और परेशानी से उन्हें देखने लगे, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था। वो सिर्फ इस वक्त अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे जो जेल की सलाखों के पीछे थी, और उन्हें अच्छे से अंदाजा था इस वक्त वो किस कदर परेशान होगी और अपने पापा को याद कर रही होगी। हर तरफ उसी की खबरें चल रही थीं। वो जानते थे उनकी बेटी मासूम है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उन्हें यकीन था इसके पीछे कोई साजिश है और जल्दी ही वो इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और अपनी बेटी को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। उन्होंने दिल ही दिल में ये पक्का इरादा कर लिया था। कुछ सोचते हुए कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए थे। रात के 9 बज रहे थे। असफंदियार खान इस वक्त अपने कमरे में था। कॉफ़ी पीते हुए एक केस की फाइल स्टडी कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान फरियाल की तरफ था। उसने सामने रखे उस लिफाफे को देखा जिसमें फरियाल राजपूत की जमानत के कागज़ थे, जो काफ़ी वक्त से ही उसके पास थे, लेकिन उसने उन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत कभी महसूस न की। न जाने कैसी गांठ पड़ गई थी उसके दिल में जो खुल ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि वो फरियाल से जेल में मिलने भी नहीं गया था।
फरियाल को छुड़ाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो एक बहुत बड़ा वकील था, कानून के सारे दांव पेच अच्छे से जानता था, लेकिन वो खुद फरियाल के केस में उलझना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि राजपूत फैमिलीज इस केस में आगे आए, लेकिन वहाँ से भी बिल्कुल चुप्पी थी। और ऐसे में फरियाल का जेल में रहना उसे जैसे अपने दिल पर एक भारी पत्थर जैसा लग रहा था। उसने अब तक इंतजार किया कि कोई ना कोई उसे छुड़ा ही लेगा, लेकिन किसी ने कोशिश तक नहीं की थी। उसे बस अपने पापा से तसल्ली थी कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन जब उन्होंने भी कुछ न किया, इस बात पर असफंदयार खान काफ़ी हैरान था। लेकिन अब बहुत हो चुका था। वो फरियाल को अब और जेल में रहने नहीं दे सकता था। असफंदयार खान ने वो लिफाफा उठाया और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। एक गाड़ी खान हवेली से बाहर जाती हुई वहाँ के सभी लोगों ने देखी थी। खानदादा के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ गई थी, जबकि शाहनवाज खान भी खिड़की के पास खड़े उसके जाने का मंजर देख चुके थे। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा इंतजार कर लो, वो जाएगा, जरूर जाएगा। उसकी बीवी फरियाल जेल में है और वो आराम से बैठा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब तुम खुद देख लो, चला गया। खानदादा की बात पर शाहनवाज खान ने संतुष्ट होते हुए हाँ में सर हिलाया। ए लड़की, चल खाना खा ले, उस लेडी कांस्टेबल ने जेल की सलाखों पर जोर से डंडा मारते हुए कहा। तो फरियाल, जो गहरी सोच में गुम थी, आंखें बंद किए सिर्फ एक ही शख्स को सोच रही थी, जिसके आने की तो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिनसे उम्मीद की थी वो भी तो उसे छुड़ाने नहीं आए थे। उसके ससुराल से कोई नहीं आया, उसके मायके से भी कोई नहीं आया। वो सबके लिए इतनी गैर जरूरी थी कि रात हो चुकी थी और वो जेल में थी, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दुखी होते हुए अपने आंसू रोक न सकी। उस लेडी कांस्टेबल की आवाज़ पर वो चौंकी और अपने सामने रखी खाने की ट्रे को देखा। ट्रे में रखा खाना तो उसके घर के नौकर भी नहीं खाते थे। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, फरियाल राजपूत ने खाने से इनकार कर दिया। ये तेरे बाप का घर नहीं है, न तेरे शौहर का, जो नखरे दिखाएगी। ये खाना है और तुझे यही खाना खाना है। चुपचाप खा, दिमाग मत खा, वरना तेरी खातिरदारी अच्छे से कर दी जाएगी, उस लेडी कांस्टेबल ने सख्ती से कहा। मजबूती में फरियाल को वो खाना खाना पड़ा। उसने ट्रे अपनी ओर खींची ही थी कि पास बैठी एक भद्दी मोटी औरत ने वो ट्रे खींच ली। मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगी खाना, हट पीछे। उस मोटी औरत ने फरियाल को जोर से पीछे धक्का दिया। बुरी तरह लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने के बावजूद उसका सिर सलाखों से जा टकराया। एक पल को फरियाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका सिर जोर से टकराया। उसे समझ न आया कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन अपने घूमते सिर को थामे पीछे हटते हुए उस औरत को देखने लगी जो उसका खाना खा रही थी। फरियाल का सिर जोरों से चकरा रहा था। उसके माथे पर गहरी चोट लग चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं था वो औरत उसे धक्का दे देगी। वो अपना सिर पकड़े खड़ी थी कि जब अचानक अपने पीछे जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई और वो एक झटके से पीछे पलटी। अपनी आंखों के सामने उस इंसान को देखकर उसकी आंखों में हैरानी उभर आई। क्या वो आया था? क्या वो सच में आ गया था? दिल ने सवाल किया और आंखों के सामने असफंदयार खान को देखती वो जेल की सलाखों पर हाथ रखते हुए कांप उठी। यकीन न आया तो आंसू भरी आंखों को हथेलियों से रगड़कर साफ किया। शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन नहीं, वो आया था। असफंद, उसने होठों ही होठों में पुकारा और वो जो उसकी चोट लगे हुए माथे को देख रहा था, सलाखों के पास आकर उस बेरहम लड़की को देखा जो उसका सब कुछ छीन चुकी थी। बेख्तियार असफंद ने उसके सूजे हुए माथे पर हाथ रखा तो वो सिसक उठी। असफंद ने अपने होंठ बुरी तरह भींच रखे थे। सामने खड़ी लड़की की आंख में कभी आंसू नहीं आने दिया था उसने, एक कांटा तक नहीं चुभने दिया था, और आज वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी और उम्मीद भरी निगाहों से असफंद को देख रही थी। वो अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि असफंद उसके सामने है जिसके लिए वो अब तक सोच चुकी थी। उनमें से एक भी नहीं आया था। फरियाल ने आंसू रोकते हुए हिचकी ली और सिर झुका लिया। लेडी कांस्टेबल ने उसे जेल से बाहर निकाला तो वो और भी ज़्यादा हैरान होती असफंद को देखने लगी, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मतलब वो उसे लेने आया था। फरियाल राजपूत को यह यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस पर भरोसा करता है, कि वो बेगुनाह है। फरियाल बाहर निकलते ही उसके सामने आ खड़ी हुई। वो अब भी चुप था, लेकिन उसकी नज़रों की ठंडक फरियाल के दिल में हजारों सवाल और डर पैदा कर गई। चलो, सिर्फ एक लफ्ज़ बोलता हुआ वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया, जबकि फरियाल उसके पीछे कदम बढ़ा चुकी थी। बाहर निकलने से पहले असफंदयार खान ने एक तीखी नज़र उस लेडी कांस्टेबल पर डाली थी और वो अंदर तक कांप कर रह गई थी। वो उसकी निगाहों का मतलब अच्छे से समझ गई थी।
उसके निकलते ही उस मोटी औरत की अब जमकर धुलाई होनी थी। तुझे पता है किसे धक्का दिया था तूने? एडवोकेट असफंद यार खान की बीबी है वो। पागल है वो, अपनी बीबी के लिए सब जानते हैं। और तूने उसकी बीबी को चोट पहुंचाई। अब तो तू गई। लेडी पुलिस कांस्टेबल जेल के अंदर जाकर उस औरत की अच्छी तरह खातिरदारी करने लगी और वो औरत जोर से चीखी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं असफंद? वो उसे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता देख उसके पीछे चलते हुए रुक गई। असफंद के कदम भी थम गए थे। वहीं जहाँ तुम्हारी जगह है, असफंद ने माथे पर बल डालते हुए कहा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हमेशा की तरह वो जिद पर आ गई थी, जिससे असफंद का दिमाग घूम जाता था। चुपचाप गाड़ी में बैठो फरियाल राजपूत, वरना तुम मेरे गुस्से से अभी अच्छे से जानकार नहीं हो। तुमने अब तक मेरा एक ही रूप देखा है जो बहुत सॉफ्ट है। जिस दिन मेरे जलाल वाले रूप को देखोगी मुझसे पनाह मांगोगी। वो उसके करीब आता हुआ धीमे लेकिन गरजते लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, तो फरियाल की सांसें सीने में अटक गईं। घबराकर उसकी गहरी लाल आंखों को देखती वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। असफंद खान ने गाड़ी का रुख राजपूत हाउस की ओर मोड़ दिया, जबकि फरियाल वहां जाना नहीं चाहती थी। वो वापस खान हवेली जाना चाहती थी असफंद के साथ, बट उसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं जहांगीर, ये सब क्या हो रहा है? लाला क्यों भाभी के साथ ये सब कर रहे हैं? आमना की आवाज़ मोबाइल पर सुनते ही जहांगीर और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। क्या कुछ नहीं कहा उसने हवेली आकर? वो अभी परेशान था। रात हो चुकी थी और फरियाल जेल में बंद थी। असफंद के अंदर पठान खून था। वो अपनी बीबी को कैसे जेल में बंद रहने देता, वो भी अपनी महबूब बीबी को? और कोई भी ये बात समझने से कासिर था कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या था। मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है भाभी की, पता नहीं किस हाल में होंगी। आमना रो पड़ी तो जहांगीर ने होंठ भींचे। यार रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा फरियाल को। असफंद को न जाने किस बात पर गुस्सा है। हमें से कोई कुछ नहीं कर सकता। वो वकील है, उसके बहुत से असर और रसूख हैं, सब कुछ जानता है अच्छे से। उसके लिए 1 मिनट की बात है, वो फरियाल को बाहर निकलवा सकता है। लेकिन जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो कॉल कट कर गया। दूसरी तरफ आमना ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए आंसू पोंछे। सब घर वालों की नाराज़गी मोल लेकर फरियाल और असफंद ने निकाह किया था, क्योंकि शुरू से ही खान हवेली और राजपूत हवेली के रहवासियों की आपस में नहीं बनती थी। दुश्मनी बरसों से चली आ रही थी, जो आने वाली नस्लों में भी पहुंच रही थी। मगर फरियाल और असफंद ने दुश्मनी में मोहब्बत की बुनियाद रखी, पर इस मोहब्बत को भी गिरहन लग गया था, वो भी सिर्फ 6 महीनों में। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, पर आमना को यकीन था ये जरूर किसी की साजिश है दोनों को अलग करने की। जहांगीर का दोबारा फ़ोन आ रहा था तो उसने फ़ौरन कॉल पिक की। मुबारक हो, असफंद ने फरियाल को जेल से रिहा करवा लिया, जहांगीर ने खुशी से बताया। आमना की खुशी की इंतहा न रही। आप सच कह रहे हैं ना, मजाक तो नहीं कर रहे? वो खुशी से चहकी थी। मेरा तुम्हारा कोई मजाक है लड़की? जहांगीर भी अब सुकून से उसे छेड़ते हुए बोला। बिल्कुल है, वो भी चहकी थी, जबकि दूसरी तरफ से जहांगीर गहराई से मुस्कुराया। गाड़ी में पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी, दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। फरियाल ने चोरी चोरी कनखियों से उसे देखा, जो बिल्कुल ही चुप था और खामोशी से ड्राइव कर रहा था। असफंद, मैं नहीं जाऊंगी राजपूत हाउस, मुझे खान हवेली जाना है, वही मेरा घर है। फरियाल की बात पर असफंद ने होंठ भींचे, लेकिन खामोश रहा। असफी, आप सुन रहे हैं, मुझे नहीं जाना। वो एकदम पैनिक हो गई। फिर भी असफंद यार ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, तो फरियाल ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मौजूद उसके हाथों पर हाथ रखा और स्टीयरिंग को मोड़ दिया। गाड़ी अनबैलेंस हो गई। मुश्किल से ही असफंद ने गाड़ी को संभालते हुए रोका, गहरा सांस भरा। अगर वो गाड़ी न रोकता तो गाड़ी सामने नजर आती खाई में गिर जाती और रात के अंधेरे में उन्हें कोई ढूंढ भी ना पाता। पागल हो गई हो तुम? अगर गाड़ी को ब्रेक न लगाता तो जानती हो क्या होता? वो बुरी तरह भड़क गया था। फरियाल ने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखा। अच्छा होता मर जाते, एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो जाते। वो ऐसी बातें करती होशो हवास में नहीं लग रही थी। फरियाल राजपूत, इनफ, इट्स इनफ। तुम्हारे ये मासूम एक्ट अब मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ मैं, इसलिए अब ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, समझी तुम? वो गुस्से और नफरत से कहता दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। उसका इस कदर नफरत भरा अंदाज देखकर फरियाल की जान पर बन आई थी। अगर इतनी ही बुरी लग रही हूँ अब तो वहीं रहने देते जेल में, क्यों छुड़ा कर लाए? वो गुस्से से आवाज़ ऊंची करते हुए बोली, जिस पर असफंद ने गाड़ी रोककर
उसके बालों के पीछे हाथ रखकर झटके से उसका चेहरा अपनी ओर किया। वो एकदम बौखला गई। दोनों के लबों का लम्स बिखर गया था एक दूसरे के होंठों पर। फरियाल तो अपना सांस ही रोक गई थी। अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं अपने तरीके से तुम्हारी आवाज़ बंद करूँगा और बाय गॉड उसके बाद तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगी। मैं चुप हूँ, मुझे चुप रहने दो, वरना भड़क गया तो सब बर्बाद कर दूंगा। वो आंखों में शदीद नफरत लिए बोल रहा था और फरियाल जो हमेशा उसकी मोहब्बत की आदी थी अब इस कदर नफरत कैसे बर्दाश्त करती। उसे छोड़ते हुए वो अब गाड़ी स्टार्ट कर गया। वो बिल्कुल चुप हो गई थी लेकिन उसके आंसू अब भी बह रहे थे। कुछ ही देर में राजपूत हवेली आ गई। उसकी गाड़ी को देखते ही गार्ड ने गेट खोला। असफंद को कौन नहीं जानता था। राजपूत हवेली का इकलौता दामाद था और उसके गुस्से से सब वाकिफ थे और वकील से पंगा लेने की हिम्मत तो कोई कर भी नहीं सकता था। असफंद ने न चाहते हुए भी गाड़ी अंदर दाखिल की। उसका इरादा यहीं से उसे छोड़कर जाने का था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदला और खुद भी अंदर आया। गाड़ी रोकते ही उसने उसका बाजू सख्ती से पकड़कर उसे नीचे उतारा। असफंद यार खान, अगर मुझे यहाँ छोड़कर गए तो याद रखना फिर मेरा मुंह भी नहीं देख पाओगे। वो दुखी दिल से कहती उसके साथ घिसटती जा रही थी। मैं आपको माफ़ी नहीं करूँगी, वो रोते हुए बोलती जा रही थी, लेकिन असफंद के कदम नहीं थमे। आई हेट यू, वो सिसकी थी और उसकी इस बात पर इस बार असफंद के कदम रुके थे। वो पलटा और उसकी ओर देखा। यही एक बात सिर्फ सच है फरियाल राजपूत, तुम असफंद यार खान से नफरत करती हो और मोहब्बत का तो सिर्फ नाटक था मुझे बर्बाद करने का। वो उसकी तरफ मुड़ता दांत भींचते हुए बोला तो वो फिर से बेयकीन हो गई। वो इस कदर बदगुमान हो जाएगा उसे अंदाजा न था। आपको मेरी आंखों में अपने लिए नफरत नजर आती है? वो धीमे लहजे में पूछती। असफंद का दिल धड़का गई। उसकी आंखों के जलते रंग ही से तो वो धोखा खा गया था। तुम भी झूठी हो और तुम्हारी आंखें भी झूठी हैं। असफंद यार खान अपने पीछे बाबर राजपूत की दहाड़ सुनते ही वो लब भींचते उनकी तरफ पलटा। हमारी पोती को छोड़ो और जाओ यहाँ से। बाबर राजपूत की बात पर असफंद तंजिया हंसा। पोती? यही पोती जब पिछले 6 घंटे 15 मिनट और 36 सेकंड जेल में बंद रही तब आपको याद नहीं आया कि ये आपकी पोती है? असफंद की बात पर बाबर राजपूत ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। सियार राजपूत भी नीचे आते दिखाई दिए। बेटी को सही सलामत देखकर उन्हें सुकून मिला था। फरियाल मेरी बच्ची, वो आगे बढ़ते उनकी तरफ लपके कि उनके बीच में एकदम से असफंद चट्टान बनकर आया। 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? वो माथे पर बल डालकर बोला, मेरी बेटी है ये, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, वो भी मेरे ही घर में? सियार राजपूत ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, आपकी बेटी असफंद यार खान की बीवी है, निकाह में है मेरे, शायद भूल रहे हैं आप। वो भी उन्हीं के अंदाज में बोला था। हम चाहें तो 2 मिनट में ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा मत उछलो। बाबर राजपूत ने अकड़ते हुए घमंड से कहा। अच्छा, कैसे ख़त्म करेंगे? वो पॉकेट में हाथ डाले हुए पूछ रहा था, जबकि पीछे खड़ी फरियाल का दिल जोरों से काँप रहा था। जितना वो से जानती थी कि वो किसी भी वक्त कोई भी धमाका कर सकता था। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता था सामने वाला कभी नहीं जान सकता था। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर जाना सख्त बेवकूफ़ी थी। अदालतें इसीलिए हैं बरखुरदार। और वैसे भी तुम उसे खान हवेली ले जाने की बजाय यहाँ ले आए, तो इसका मतलब साफ है तुम उसे अपनी बीवी नहीं हमारी पोती मानते हो। बाबर राजपूत की बात पर असफंद के चेहरे पर एक मुस्कान छाई। आप खुद से बहुत गलत अंदाजे लगाते हैं बाबर राजपूत, जबकि आपको ये नहीं पता अगर उसे यहाँ छोड़ना होता तो असफंद यार खान खुद अंदर कभी ना आता। उसकी बात पर उन तीनों के चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहना चाहते हो तुम? बाबर राजपूत को उसका अंदाज़ा खतरनाक लगा। असफंद यार खान फरियाल राजपूत की तरफ मुड़ा। तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, जिस पर वो उसे पथराई हुई आंखों से देखने लगी। हाँ, मैं सिर हिला गई। तो उसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें राजपूत फैमिली के हर मेंबर से रिश्ता तोड़ना होगा, आज, अभी, इसी वक्त। वो उसे कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर गया। न वो आगे बढ़ सकती थी न पीछे मुड़ सकती थी। बोलो, कौन है तुम्हारे लिए सबसे अहम? असफंद यार खान जानता था उसका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। फरियाल के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगर असफंद को चुनती तो अपने बाप को खो देती, और अगर बाप को चुनती तो मोहब्बत को खो देती। वो वकील था, वकालत करता था, लेकिन आज फरियाल राजपूत भी मान गई थी कि वो एक बहुत अच्छा वकील है। जिस तरह उसने फरियाल को उलझाया कोई और कर ही नहीं सकता था। फरियाल मेरी बेटी है और वो कभी भी अपने बाप को धोखा नहीं देगी। फरियाल, बता दो इसको ताकि इसका भरम तो टूटे। सियाल राजपूत ने नफरत और गुस्से से कहा।
असफंदयार खान के चेहरे को एक तंजिया मुस्कान ने छुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था फरियाल उसे कभी छोड़ ही नहीं सकती। मैं असफंदयार खान को नहीं छोड़ सकती पापा, मुझे माफ़। उसकी बात पर सियाल राजपूत का चेहरा धुआं धुआं सा हुआ और एकदम अचानक उनका हाथ उठ गया। फरियाल राजपूत अपने गाल पर हाथ रखे अपने बाप को हैरत से देखने लगी, जबकि असफंद को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने हंटर मारा हो। सियाल राजपूत का फिर से हाथ उठने लगा कि इस बार असफंदयार खान ने उनकी कलाई पर अपनी पकड़ जमाई। बस अब और नहीं, मेरी बीवी पर दोबारा हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप फरियाल के बाप हैं, वो बाप जिसकी मौजूदगी का फर्ज तो आपने सारी जिंदगी अदा नहीं किया। असफंदयार खान, सियाल राजपूत की आवाज़ गुस्से से बहुत ऊंची हो गई। चिल्लाइए मत, और इस गलतफहमी में तो मत आइएगा कि मैं फरियाल को यहाँ छोड़ कर जाऊँगा। मैं उसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि आपसे अपने हर रिश्ते को तोड़ दे, और वैसा ही हुआ। अब हम जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी सो कॉल्ड गार्ड्स हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे। हाँ, नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम्हें और इस लड़की को दोनों को ऊपर पहुँचा देंगे, बाबर राजपूत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उन्हें अपने पोती से इस किस्म की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो उन्हें छोड़कर असफंदयार खान को चुनेगी। चलो ये भी आजमा कर देख लेते हैं, कहीं पछतावा न रह जाए आपको, वो सख्त लहजे में कहते हुए फरियाल राजपूत का हाथ थामे जैसे हवेली के अंदर आया था, वैसे ही हवेली के गेट की तरफ बढ़ा। बाबर राजपूत ने अपने गार्ड्स को इशारा करना चाहा, लेकिन सियाल राजपूत ने अपने बाप को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने अपने बेटे की तरफ गुस्से से देखा। पापा, बेटी है वो मेरी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। उनके लहजे में विनती थी, जिस पर बाबर राजपूत अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच कर रह गए। वर्ल्ड्स बेस्ट एडवोकेट अवार्ड गोज टू द वन एंड ओनली मिस्टर असफंदयार खान, फरियाल ने कहते ही जोर जोर से ताली बजाना भी शुरू कर दिया। वो रो भी रही थी और साथ में हंस भी रही थी। उस वक्त उसे न खान हवेली लेकर आया था और न ही उसने राजपूत हवेली छोड़ा था। वो इसलिए उसे अपने फार्म हाउस पर लाया था, जहां इस वक्त वो उसे देखती तंजिया अंदाज में ताली बजाकर उसे दाद दे रही थी, जबकि असफंदयार खान बैठ के बैक रेस्ट से टेक लगाए उसे सिर से पांव तक गहरी नजरों से देख रहा था। क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं आप, दाद देनी पड़ेगी, वो अपने आंसू गुस्से से गालों से रगड़ती उसकी तरफ देखती हुई बोली। तुमसे सीखी है, पुरसुकून अंदाज में जवाब आया। आप झूठे हैं, आप धोखेबाज हैं, वो अब की बार चिल्लाई। तुम्हारे रंग में रंगने लगा हूँ, 6 महीने का कुछ तो असर होना था ना। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया, आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो गुस्से के मारे बुरी तरह चटकी थी। असफंदयार खान बैठकर टेक छोड़ते हुए खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा। कितनी बार कहा है आवाज़ नीची रख के बात किया करो मेरे साथ, अब दोबारा तुम्हारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। मेरी आवाज़ भी ऊंची होगी और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका। वो इस बार उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाई। उसका यूं कॉलर तक पहुंचना असफंदयार खान को और भी भड़का गया। उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से थामते हुए पीछे कमर की तरफ मोड़ा कि दर्द की शिद्दत से फरियाल के मुंह से चीख निकल गई। मैं आवाज़ नीची रखने को कह रहा हूँ, तुम सीधे मेरे कॉलर तक पहुँच रही हो। जानती हो मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, फिर क्यों करती हो वो सब जिससे मुझे गुस्सा आता है। अब की बार लहजा धीमा था, लेकिन फिर भी उसने उसकी कलाइयों को छोड़ा नहीं था। आप बहुत जालिम इंसान है, हाथ छोड़े मेरा, तोड़ना है क्या। वो दर्द सहते हुए माथे पर बल डालकर उसे गुस्से से बोली। तोड़ने होते तो अब तक टूट चुके होते। वो झटके से उसकी कलाइयों को छोड़ गया। वो अपनी कलाइयों को सहलाती पीछे हटी जो पल में लाल हो गई थी। आप तो बहुत पछता रहे होंगे ना, जब बाप की जगह शौहर को क्यों चुन लिया मैंने। उसके चेहरे के हाव भाव को देखते हुए असफंदयार खान ने तंजिया अंदाज में कहा। आपने जो करना था कर दिया, जो कहना था कह दिया, और खबरदार जो मेरे करीब भी आए और अब मुझसे बात भी की तो। पलकों पर आंसू रोकती हुई वो नाराजगी चेहरे पर सजाए कमरे से बाहर निकलने लगी कि उसी पल असफंदयार खान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर मोड़ा और अपने सीने से लगा लिया। फरियाल ने गुस्से से उसके बाजू को हटाना चाहा, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। वो घबराई हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश में और भी ज्यादा उसके करीब होती जा रही थी, जबकि असफंदयार खान उसकी इस अदा पर भी बुरी तरह एडिक्ट हो रहा था। पहली रात ही तुम्हारे पर काट दिए होते तो आज इतनी उड़ान न भर रही होती, तुम्हारी हिम्मत न होती मेरे खिलाफ जाने की। अब की बार वो ठंडे लहजे में बोला, जिससे फरियाल के दिल में हलचल मच गई। मैंने क्या किया, इतनी मासूम नहीं हो तुम जितना बनती हो। निगत फुप्पो से हाथ क्यों मिलाया,
वही सवाल जिससे वो बचना चाहती थी। उसका सिर झुक गया। छोड़िए मुझे असफंद, वो फिर से खुद को छुड़ाने लगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो फरियाल राजपूत, वरना जान से। वो उसके बालों को मुट्ठी में भींचकर उसका चेहरा ऊपर करके अपने चेहरे के करीब ले आया। नहीं मिलाया था हाथ, कुछ नहीं किया। आपको गलत फहमी। उसके अल्फाज होंठों पर ही दम तोड़ गए जब असफंद ने आक्रामक अंदाज में उसके होंठों पर अपना स्पर्श बिखेरा। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। मत जगाओ फरियाल मेरे अंदर के सख्त इंसान को। मैं नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ सख्ती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं क्या से क्या कर जाऊं मैं खुद भी नहीं जानता। वो गहरी सांसें लेते हुए बोल रहा था। उसकी नाक से अपनी नाक मिलाते हुए फरियाल भी अपनी उखड़ी हुई सांसें संभाल रही थी। एक लम्हे में ही असफंद यार खान ने उसे बेहाल कर दिया था। आपको गलतफहमी। वो अभी भी नहीं मान रही थी कि उसने निखत के साथ मिलकर उसके घर वालों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची थी। सिर्फ अपने दादा के कहने पर वो उसे बदनाम करने के लिए उसकी जिंदगी में शामिल हुई। बदला लेना था उसे खान हवेली वालों से। जो उसकी माँ ने किया उसके बाप के साथ, वही सब अब वो लौटाना चाहती थी। खान हवेली की बेटी के किए की सजा वो खान हवेली के बेटे को देना चाहती थी, और उसने हमला भी खान हवेली की सबसे मजबूत नींव पर किया था, असफंद यार खान। सब कुछ असफंद यार खान के सामने साफ हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी फरियाल राजपूत अभी भी अपनी बात से मुकर रही थी, जिससे असफंद यार खान को शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे जोर से बिस्तर पर पटका। आज तुम्हारे सारे पर पुर्जे काटे जाएंगे तो खुद ही सारा सच फटाफट बोल दोगी। वो अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलता हुआ गुस्से को जब्त करते हुए बोला। फरियाल पीछे की ओर होती हुई आंसू बहाने लगी, लेकिन असफंद के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जो भी कहता था करके दिखाता था, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। असफंद मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है आपसे। उसका सर पीछे तकिए पर गिरा हुआ था। असफंद के हाथों की सख्ती उसके दिल पर उसका डर तारी किए हुए थी। असफंद ने उसकी गर्दन में मुंह छुपाया तो वो अपने गुस्से को काबू में रखना चाह रहा था। नहीं चाहता था उसके किसी भी कदम से कमसिन फरियाल को तकलीफ पहुंचे, पर वो अब भी उससे सच छुपा रही थी। असफंद यार खान को झूठ से सख्त नफरत थी, और उसके झूठ की वजह से वो उसे सख्ती से पेश आ रहा था। असफी, उसकी आंखों से आंसू टूटकर तकिए में खो गए। उसने जरा सा सिर उठाकर उसकी आंखों में झांका। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे धोखा क्यों दिया? उसके बाद बताना भी चाहोगी तो नहीं सुनूंगा। सरगोशी भरे अंदाज में गहरी आवाज में पूछा। आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे असफी, आप मुझसे प्यार करते हैं, और जो प्यार करते हैं वो दर्द नहीं देते। वो रोते हुए बोलती। वो असफंद को उसके कदम से रोक रही थी। चलो, एक भरम तुमने तोड़ा और मैं आज तुम्हारा ये भी भरम तोड़ देता हूँ। उसके गले से दुपट्टा उतार कर वो शिद्दत से उसके लबों को पकड़ता, लेकिन असफंद नहीं रुका। प्लीज असफी मेरी बात सुने। वो अब बोलना चाह रही थी, लेकिन असफंद ने अब अपने कान बंद कर लिए। फरियाल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन वो आज पहली बार उसके करीब हो रहा था, और इस अंदाज में हो रहा था कि फरियाल की सांसें रुकने लगी थीं। कुछ ही देर में वो असफंद यार खान के सामने खुली किताब की तरह थी। गहरी और मदहोश नज़रों से देखते हुए वो उस खुली किताब के हर शब्द को अपने दिल में उतार रहा था, और अगले ही पल असफंद की उंगलियां उन शब्दों को छूने लगी थीं। फरियाल के होंठों से सिसकियां सी निकल उठी थीं। असफंद का ये स्पर्श उसके भी तन बदन में एक आग सी लगा चुका था। आंखें बंद करते हुए उसने अपने पेट में उठती इस गुदगुदी को महसूस किया था, जो असफंद यार के हर स्पर्श के साथ और भी बढ़ती जा रही थी। फरियाल की सांसें भी गहरी होने लगीं। सांसों के उतार चढ़ाव की वजह से उसकी नर्म नाजुक सी धड़कनें भी उतार चढ़ाव कर रही थीं, और असफंद यार ने बेकाबू होकर अपने होंठ नरम नाजुक ऊपर नीचे होती धड़कनों पर रख दिए थे, और वो बुरी तरह बेकाबू हुआ था। वो उसे लेकर कितना जुनूनी था कि असफंद को अपने ही जुनून से डर लगता था। तभी तो शादी के 6 महीने गुजर जाने के बावजूद उसकी नाजुकी की वजह से उसने अब तक उसे छुआ नहीं था। ऐसा असफंद सोचता था, जबकि वो तो धोखा देकर आई थी। उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत का नाटक करके उसके दिल के साथ खेला था उसने। अगले ही पल उसे हर पर्दे से आज़ाद करता वो उसकी सिसकियों का गला घोंट गया। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी असफी, वो टूटी फूटी बातों में कहती, लेकिन असफंद ने अपने काम को नहीं रोका। वो अब रोने लगी तो एक पल को असफंद रुककर सिर उठाए उसे रोता हुआ देखने लगा। क्यों इतना रो रही हो? जैसे असफंद यार खान तुम्हें। वो हिचकियों में रो रही थी, जैसे असफंद ने उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हों, जबकि असफंद ने अपने गुस्से में 1% भी ज्यादती नहीं की थी, ना ही उसे कोई तकलीफ पहुंचाई थी।
उसके प्यार करने के अंदाज में जरा भी सख्ती का अंश शामिल नहीं था। छोड़िए मुझे असफंद। वो हिचकियों के बीच उसके सीने पर मुक्कों की बारिश करते आंखें मीच कर चिल्लाई। आवाज ना आए वरना मेरा गुस्सा सहने की तुम में ताकत नहीं। नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। वो उसे वॉर्न करती नजरों से बोला। बहुत एहसान है आपका मुझ पर, जो गुस्से से हक नहीं ले रहे। बस वही कसर रह गई है। मत कीजिए लिहाज, पूरा कर लीजिए अपना सारा शौक, अपने दिल का अरमान। वो उसके सीने और पीठ पर नाखूनों से खनौजते हुए गुस्से से बोली कि असफंद के प्यार ने फिर से उसकी आवाज़ को सिसकियों में बदल दिया। अब की बार वो बहुत प्यार और मोहब्बत से उसे समेटने लगा कि उसकी नरमी पर वो एकदम शांत होती उसे देखती रह गई। पागल, तुम पर गुस्सा हो सकता हूँ, तुमसे नाराज भी हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। अपनी मोहब्बत के आगे असफंद यार खान हार गया। उसकी गर्दन में मुंह छुपाए वो उसे शिद्दत से खुद में समो गया। खान हवेली की बेटी बिहाकर राजपूत हवेली गई थी, सिर्फ अपनी बहन की मौत का बदला लेने। जो राजपूतों ने उसकी बहन पर जुल्म सितम ढाए, उसका बदला सामिया ने राजपूत फैमिली से लिया था। उनके एक बेटे से शादी की सियाल राजपूत से, और दूसरे को मौत की नींद सुला दिया। सायरा और सामिया दोनों बहनें थीं। सियाल राजपूत के छोटे भाई ने सायरा से अपने इश्क के जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया। उसकी बहन ने एक गलत कदम उठा लिया। सामिया खान इस गलत कदम की वजह जानती थी, इसलिए उसने बदला लेने की ठानी। उस खानदान को बर्बाद करने के लिए उस खानदान में दाखिल होना चाहती थी। सियाल राजपूत के छोटे भाई जमाल राजपूत से तो वो किसी भी सूरत शादी के लिए राजी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सियाल राजपूत का चुनाव किया और उन्हीं के जरिए उस घर में घुसकर जमाल राजपूत को हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला दिया। जमाल राजपूत की अचानक मौत पर राजपूत खानदान के दरो दीवार कांप उठे, क्योंकि सामिया राजपूत अपना बदला लेने के बाद वहां रुकी नहीं थी। वो अपनी बेटी को लेकर चली गई, लेकिन रास्ते में ही सियाल राजपूत ने उन्हें रोक लिया। बीवी थी मनचाही, उसे मार न सके, पर उसे मौत से भी बड़ी सजा दे दी। सामिया खान को बहुत सख्त सजा सुना दी, उनसे उनकी बेटी को छीन लिया, उन्हें खाली हाथ खान हवेली रुखसत कर दिया। वो बहुत रोईं, लेकिन सियाल राजपूत को तरस न आया, बल्कि वो अपनी इकलौती बेटी फरियाल राजपूत को लेकर हिंदुस्तान ही छोड़ गए और दूसरे मुल्क जाकर आबाद हो गए। कोई नहीं जानता था सियाल राजपूत फरियाल राजपूत को कहाँ ले गए हैं। फरियाल की उन्होंने अच्छी खासी ब्रेन वॉशिंग कर दी और अपनी माँ के खिलाफ उसे भड़का दिया। उसकी वापसी तब हुई जब वो 18 साल की थी। उसने असफंद खान को मोहब्बत के जाल में फंसाया, जबकि कहने वालों ने ये कहा कि असफंद ने उसे फंसाया था, जबकि वो मासूम सा वकील उसकी मासूम अदाओं पर मर मिटा और शादी तक कर ली। जो कुछ सामिया ने किया वही सब करने के लिए उन्होंने कहा, बल्कि उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। पर इस सब में फरियाल एक नुकसान कर गई। न चाहते हुए भी वो अपना दिल असफंद को दे बैठी। निगत राजपूत उसकी फूफी थी, जिन्होंने अपना पार्लर खोला हुआ था। फरियाल राजपूत असफंद के मना करने के बावजूद उनके पार्लर जाती थी, जिनसे उनके बीच मोहब्बत होने के बावजूद कभी कभी गुस्से वाली नोक-झोंक हो जाया करती थी। पर फिर भी फरियाल बाज न आई। असफंद जानता था उसकी फूफी पार्लर की आड़ में गलत काम करती थी, और जब यही बात उसने फरियाल से कही तो उसका बेख्तियार असफंद पर हाथ उठ गया। खबरदार, जो आपने मेरी फूफी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी की तो जब देखा कि कोई और हल नहीं मुझे वहाँ जाने से रोकने का, तो आप फूफी के पार्लर की साख खराब करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। वो गुस्से से ललकारी थी, जबकि असफंद ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींची हुई थीं। फरियाल का हाथ उठाना असफंद का दिमाग घुमा चुका था। बदले में उसका हाथ न उठ जाए इसलिए खुद पर जब्त किए पीछे हटा और अपना हाथ गुस्से से टेबल पर दे मारा। कांच का टेबल टूट गया, उसके हाथ को जख्मी कर गया। फरियाल दोनों हाथ मुंह पर जमाए अपनी चीख का गला घोंट गई। बेयकीनी से असफंद को देखा, जिसके हाथ से भल भल खून बह रहा था। वो बेख्तियार होती आगे बढ़ी थी, उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन असफंद ने उसका हाथ बुरी तरह झटक दिया। वो लड़खड़ाकर उसी कांच की टेबल पर मुंह के बल गिरने वाली थी कि असफंद ने उसके पेट पर हाथ रखकर उसे गिरने न दिया। वो आंखें नीचे गहरे सांस लेने लगी। असफंद ने झटके से उसे पीछे करा। आज से तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं, गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, वो चिल्लाया कि फरियाल रोते हुए सहमकर पीछे हटी। वो दोनों अलग हो गए। फरियाल वापस राजपूत हवेली आ गई, जहां उसे अपने दादा से बहुत बातें सुननी पड़ी। तुम्हें वहां इसलिए नहीं भेजा था कि तुम वापस आ जाओ। तुम वहां पर असफंद यार खान की मौत का परवाना बनकर गई थी। बिना उसे ख़त्म किए तुम वापस कैसे आ गई? तुम्हें बदला लेना था इस खानदान का, अपने चाचा की मौत का।
और तुम बिना कुछ किए ही वापस आ गई। बाबर राजपूत की बात पर वो किस तरह खुद पर जब्त कर पाई वही जानती थी, पर फरियाल ने किसी का जवाब न दिया। लेकिन उसने निगहत फूफी का पार्लर भी न छोड़ा। निगहत राजपूत ने अपनी मोहब्बत का जाल और गहरा करते हुए फरियाल राजपूत की मोहब्बत की खातिर अपना पार्लर भी उसके नाम कर दिया, जिससे फरियाल राजपूत और ज़्यादा उनकी बात मानने लग गई और वो जो कहती चली गई वो करती चली गई। उस पार्लर की आड़ में क्या क्या काम हो रहे थे फरियाल नहीं जानती थी। उसे सिर्फ अकाउंट्स पर बिठाया गया था और आगे का सारा काम बाकी लड़कियां संभालती थीं। लेकिन उसी पार्लर में खुफिया रास्ता भी था जो एक होटल नुमा एरिया में जाकर खुलता था और वहां पर ये सब गलत काम होता था। पुलिस के पास आज सर्च वारंट थे। उन्होंने अचानक छापा मारा और सब पकड़े गए। निगहत फूफी वहां से पहले ही गायब हो चुकी थी। उस पार्लर की ओनर भी फरियाल राजपूत थी, इसलिए फरियाल राजपूत को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कोई ये नहीं जानता था उस पार्लर की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसने दी। भारी होती पलकों को बमुश्किल खोलते उसने अपनी धड़कनों पर सिर धरे सोए असफंद की ओर देखा, जो रात भर अपनी शिद्दतों से उसकी जान आधी करते अब गहरी नींद में सोया हुआ था। फरियाल को अपनी सांसें अब रुकती महसूस हो रही थीं। कसमसाते हुए उसने अपना सर पीछे हटाकर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, लेकिन उसने उसकी कमर को दोनों हाथों को मुट्ठियों में पकड़ते हुए, असफंद प्लीज छोड़े मुझे, मेरा सांस रुक रहा है। वो उसे बालों से पकड़े उसका सिर ऊपर उठाने लगी। फिर से बदतमीजी? कल मना किया था ना बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन तुम्हें प्यार की जबान समझ नहीं आती, वो उसे घूरते हुए बोला, जबकि उसने उसकी मुट्ठियों से अपने घने बाल छुड़ाए। मेरा सांस? वो गहरा सांस भरते हुए उसे देखने लगी तो वो जल्दी से पीछे होता हुआ उठ गया। बेड क्राउन के साथ टेक लगाते हुए उसे अपनी गोद में बिठा गया। वो फिर से रो रही थी। असफंद ने उस छोटी सी लड़की को अपने सीने में जुनून से भींचा और उसकी कमर को सहलाने लगा। आप एक ही बार में मेरी सांसें रोक के मुझे, वो सिर उठाकर नाराजगी से बोली, उससे मेरा नुकसान हो जाएगा। वो उसके आंसू नरमी से पोंछते हुए नरम लहजे में बोला, तो वो उसके सीने पर नाखूनों से पंजे मारने लगी। वो चुपचाप दर्द बर्दाश्त करता रहा। फिर मैंने इस तरह का कोई काम किया तो रोने लग जाओगी और मुझे जालिम और न जाने क्या क्या बोलोगी। वो उसे आंखों से बनावटी गुस्से से घूरते हुए बोला, आपने जो रात भर किया वो क्या कम था? बिल्कुल कम था। अपने गुस्से का 1% भी तुम पर सितम नहीं ढाया मैंने, समझी तुम? तो फिर क्या था वो सब? वो नीचे वाला होठ बाहर निकालती इतनी क्यूट लग रही थी कि असफंद ने आगे होते उसके निचले वाले होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर धीरे से छोड़ा। फरियाल का दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा। अगर जरा सी भी सख्ती की होती तो इस वक्त तुम्हारी जबान यूं कैंची की तरह न चल रही होती। वो उसके गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ धीरे से एक लव बाइट बना गया। आप फिर से मुझे काट रहे हैं असफंद, वो सिसकी भरते हुए बोली, और जो तुमने मेरा हाल किया है वो? उसे अपनी सफ़ेद शर्ट में देखते हुए एक बार फिर से असफंद की आंखों में खुमारी भरी थी। उसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। उसकी ब्यूटी बोन पर लब रखते हुए उसे बेबस करने लगा। असफंद, वो बिना उसकी सुने फिर से उस पर हावी होने लगा था। 6 महीने तक सब्र किया है मैंने, मेरी दस्तरस में थी तुम, फिर भी अपना हक नहीं लिया तुमसे। लेकिन आज नहीं रुकना, और अब आगे कभी रोकना भी मत। अब रुका तो जान से जाऊंगा। वो गंभीर लहजे में कहता उसके माथे पर प्यार देता बोल रहा था। फरियाल ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो असफंद ने ठहरे दिल से उसे देखा। मरने की बात मत किया करें असफंद, वो तड़प कर बोली, तुम तो मुझे मारने आई थी ना? शादी भी इसीलिए की थी, फिर मेरे मरने की बात से क्यों इतना दुखी हो? वो उसके बिखरे बालों को पीछे करता हुआ अब उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। हाँ आई थी, सब कुछ साजिश के तहत था मानती हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, कभी आपको नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं। वो यकीन दिलाते हुए गहरे सांस भरते हुए बोली, जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और बहुत पहले ही ये जान गया था, लेकिन तुमसे सच सुनना चाहता था और तुमने बहुत देर कर दी फरियाल। असफंद ने दुखी लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दें। वो उसके गले के इर्द गिर्द बाहें लिपेटते शिद्दत से उसके सीने से लगती हुई बोली। असफंद ने अपनी आंखें मींच लीं और बेखुद होते नीचे होते फरियाल को अपने सीने पर लगाया। किस्मी? उसकी फरमाइश पर फरियाल ने सटपटाकर उसकी ओर देखा। डोंट लुक मी लाइक दैट, किस मी फास्ट, वो अब की बार थोड़ा गुस्से से बोला। तो फरियाल उसके होंठों पर झुकी, लेकिन उसकी नरम पकड़ पर असफंद की सख्त पकड़ पड़ते ही वो फिर से अपना आप उसे सौंप गई। केस सॉल्व हो चुका था, निगहत पकड़ी जा चुकी थी और इस सब में मेन किरदार असफंद का ही था। असफंद ने ही उस पार्लर के गंदे काम की निशानदेही की थी।
ये जानते हुए भी कि पार्लर फरियाल के नाम है, फिर भी कार्रवाई का बोला, क्योंकि असल मुजरिम निगहत थी जिसके नाम से ये पार्लर था और कुछ समय पहले साजिश के जरिए पार्लर फरियाल के नाम किया गया था। आज अदालत में पेशी थी जहां सारे केस की सुनवाई हुई थी। असफंद अपनी बीवी को उस केस से बाइज्जत बरी करवाता हुआ अपना काला चश्मा पहनते हुए अपनी बीवी फरियाल की ओर देखने लगा, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने उसके गाल से आंसुओं को पोंछा और अपने सीने से लगा लिया। इस केस में अपनी बीवी को पकड़वाने वाला भी वही था। उसकी गिरफ्तारी से पहले उसके जमानत के पेपर तैयार कराने वाला भी वही था। यह और बात थी कि उसने उसे 6 घंटे जेल में रखवाया, सिर्फ उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, लेकिन एक पल चैन से नहीं काटा जब तक उसे घर वापस न ले आया। अपने शौहर को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसका शौहर बाजी पलटना जानता था। वो एक बेहद चालाक वकील था। अब उसे प्यार भरी नज़रों से वो देख रही थी। जब असफंद ने उसे एक आंख मारी, थैंक गॉड, तुम दोनों के एक साथ खुश देखकर दिल को सुकून सा आ गया। जहांगीर जो उन्हें देख रहा था उनके पास आ गया। थैंक यू जहांगीर भाई, आपने बहुत साथ दिया। हमारा दोस्त हो तो आपके जैसा। फरियाल ने दिल से उसकी तारीफ की, जो असफंद को कुछ खास पसंद नहीं आई। उसकी बीवी उसके होते हुए किसी दूसरे की तारीफ करे, वो किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चलो देर हो रही है। मुंह बनाते हुए वो फरियाल को लेकर कोर्ट रूम से बाहर निकल आया, जहां खान हवेली के सभी लोग मौजूद थे। सबने मिलकर फरियाल का वेलकम किया। फरियाल सबके गले मिली, उनसे माफ़ी मांगी। नाना जान, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो अपने नाना जान से बोलते हुए नम आँखों से उन्हें देखते हुए बोली। तो उन्होंने उसके सिर पर एक प्यार भरा हाथ रखा। सामिया बेगम उसकी ओर बढ़ी, लेकिन वो अपना रुख फेर गई। उसका यूं खुद को नज़रअंदाज करना सामिया बेगम को बहुत बुरा लगा। वो नज़रअंदाज करती आगे बढ़ रही थी कि असफंद यार खान ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसकी माँ की ओर मोड़ा और आंखों के इशारे से उसे अपनी माँ से मिलने का इशारा किया। उन्होंने मेरे चाचा जान को मारा है असफंद, जिसकी वजह से ये दुश्मनी चली। फरियाल ने दुख से कहा। नहीं, फुफो ने कुछ नहीं किया, फुफो बेगुनाह है। असफंद की बात पर फरियाल ने हैरत से उसे देखा। हाँ फरियाल, तुम्हारे चाचा जान कुदरती मौत मरे थे, लेकिन इसका इल्ज़ाम फुफो पर लगाया गया, ठीक वैसे जैसे तुम बदला लेने आई थी मुझे मारने, लेकिन नहीं मार सकी। ठीक ऐसे ही फुफो भी बदला लेने गई थी, पर वो भी बदला नहीं ले सकी। फिर मम्मा मुझे लेकर क्यों भागी वहाँ से? फरियाल की बात पर सामिया की आंखें और भी नम हो गईं, क्योंकि वो लोग फुप्पो के इरादे जान गए थे और वो उन्हें सज़ा देना चाहते थे। और फिर अचानक से हुई तुम्हारे चाचा की मौत ने उन्हें फूफी से बदला लेने का एक नया रास्ता दे दिया था। वो उन लोगों की बातें सुन चुकी थी कि वो लोग तुम्हारे चाचा की मौत का जिम्मेदार फूफी को ठहराना चाहते हैं, और ये भी कि वो उनसे अपनी बेटी भी छीन लेंगे, यानी कि तुम्हें। और फूफी ये नहीं चाहती थी। वो तो सब कुछ भूलकर तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब उनके हाथ कुछ भी नहीं बचेगा, तो उन्होंने यही सोचा कम से कम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाती हैं। उसी के सहारे वो अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार लेंगी। लेकिन अफसोस वो ऐसा भी ना कर सकी, और रास्ते में ही तुम्हारे पापा ने उन्हें पकड़ लिया और एक माँ की गोद से उसकी बेटी छीन ली और तुम्हारे दिमाग में ये जहर भर दिया। असफंद की बातों पर तो वो आंखें बंद करके भी यकीन कर लेती थी। सारी दुनिया झूठ बोल सकती थी, लेकिन उसका असफंद झूठ नहीं बोल सकता था। फरियाल ने आंसू पोंछते हुए अपनी माँ की ओर देखा और आगे बढ़कर उनके गले लग गई। आज कितने अरसे बाद उसे माँ की ममता का सुकून मिला था। सामिया के दुखी दिल को भी आज बहुत राहत मिली थी। दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे। वे सब खुशी खुशी घर की ओर चल दिए, जबकि राजपूत अपनी हर साजिश में खुद ही फंसकर सारे रिश्तों से हाथ धो बैठे थे। जहांगीर और आमना का निकाह तो हो ही चुका था। आज आमना की रुखसती थी। बहुत ही खूबसूरती से पूरी खान हवेली को सजाया गया था। दुल्हन बनी आमना बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ फरियाल भी सजी सबरी एक अप्सरा लग रही थी। सफ़ेद मैक्सी में वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। कलाइयों में गजरे पहने वो अपने कमरे से शॉल लेने जा रही थी कि असफंद नज़रें बचाते हुए उसके पीछे कमरे में आ गया। असफंद, क्या हुआ? वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर बोली। असफंद ने उसे सर से पांव तक गहरी नज़रों से देखते हुए उसकी ओर रहस्यमयी अंदाज में कदम बढ़ाए, तो फरियाल ने अनजाने में अपने कदम पीछे ले लिए। क्या चाहिए आपको? वो उसकी आंखों में लिखी बात एक पल में ही पड़ती हुई हड़बड़ाकर बोली। असफंद ने अपने होठों का पाउट बनाया तो वो उसे देखती हुई सिर दाएं बाएं करती अपनी मुस्कान पर मुश्किल दबाते हुए असफंद के करीब पहुंचने पर उसे देखती सांसें रोक गई। क्या बात है? दिन ब दिन निखरती जा रही हो।
कोई क्रीमों का असर है या मेरी मोहब्बत का रंग चढ़ गया है। वो उसके गालों पर उंगली ट्रेस करता हुआ बोला तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। अब वो उसे कैसे बताती, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। अभी तो उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। सारे घर वाले आमना की रुखसती में इतने बिजी थे कि वो भी सबके साथ तैयारियों में हाथ बटाते बटाते इतना बिजी हो गई थी कि इस बात को भूल ही गई थी। असफंद को भी वक्त नहीं दे पा रही थी या फिर भूल जाती थी। अब असफंद के पूछने पर उसे सब याद आ गया। वो उसकी गर्दन पर झुका और जोर से एक लब बाइट बना गया। क्या, भौं उठाते हुए उसने उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखा। असफंद, बाहर मेहमान आए हैं और आपने ये कर दिया, अब कैसे छुपाऊंगी? वो परेशान हो गई। इधर देखो। असफंद ने एक प्यारा सा स्कार्फ उसके सिर पर रखते हुए उसका सिर कवर कर दिया और उस पर पिंस लगाकर उसे सेट भी कर दिया। आईने में उसने उसे खड़ा करके उसका नया रूप दिखाया। बहुत प्यारा लग रहा है। फरियाल ने तारीफ की। बहुत प्यारी लग रही हो। वो उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए उसके होठों को अपने लबों से छूता हुआ गहरी आवाज में बोला, असफंद, मुझे आपको कुछ बताना है। वो उसके कान में हल्के से बोली, आप अब पापा बनने वाले हैं। फरियाल ने मुश्किल से ही सही पर असफंद को बता ही दिया। असफंद की आंखें हैरत से फैल गईं और उसने जोर से उसे अपने सीने में भींच लिया। तुम सच कह रही हो? नहीं, क्या मेरा आपका कोई मजाक का रिश्ता है? वो माथे पर बल डालकर पूछने लगी तो असफंद की जिंदगी से भरपूर हंसी गूंज उठी थी। दोस्तों, कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दिया करें, क्योंकि मुझे कहानी को लेकर आपकी क्या राय है इस बात का बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैं आप लोगों के कमेंट्स को बहुत ही दिल से, बहुत ही खुशी से मन लगाकर पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ कहानी को लेकर अपनी राय जरूर देकर जाया करें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।